Hello, my dear friend. This is Preeti Rao and you're welcome to my channel Commerce Net Express. My dear friends, आज हम कोस्ट काउंटिंग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। एज यू नो हमने ये कोस्ट काउंटिंग की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर हमारा टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर ले सो दैट जितने भी हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें हम अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो थर्ड सेशन, इससे पहले 2 सेशन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हम आज का जो हमारा सेशन उसके अंदर ऑलमोस्ट हम जितने भी कोस्टिंग मेथड्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, उन सभी के ऊपर उससे बेस्ड जितने भी एमसीक्यूज हैं सभी करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, साथ में एनालाइज भी करेंगे किस तरह के क्वेश्चन आजकल पुट किए जा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के, बिना टाइम वेस्ट के आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 131, अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड शुड बी। अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड शुड बी। फर्स्ट है कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। जो हमारे अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड ओवरहेड जो होते हैं फैक्ट्री के, वो कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं? नेक्स्ट ईयर में। या फिर शोन एज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो कर दिया जाता है। या फिर अपोर्शनड अमंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एप्लीकेबल टू इन्वेंट्री या रिटर्न ऑफ। चलिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअली होते क्या है, क्या बेसिकली होते हैं। जैसे कि जो हमारे अप्लाइड ओवरहेड हैं उनको हम एक्चुअली कह देते हैं कि वो स्टैंडर्ड, उनको एज ए प्रीडिटरमाइंड होते हैं, तो वो स्टैंडर्ड ओवरहेड होते हैं। ठीक है, ओवरहेड इनको स्टैंडर्ड ऑलरेडी कर लिया जाता है। इसलिए कर लिया जाता है क्यों? हम पहले से एस्टिमेट लगा के चलते हैं कि हम कितने पेयर करने वाले हैं ओवरहेड। अपकमिंग जो भी हमारी मैन्युफैक्चर होंगी उसके अंदर जो ओवरहेड होंगे वो कितने हम पेयर करेंगे। ओके, तो क्या होता है, अगर मान लीजिए हमें लगता है कि हम डिटरमाइन करके चलते हैं, स्टैंडर्ड लगा के चलते हैं कि 1000 हम लोग क्या करेंगे, बेयर करेंगे। ठीक है, मतलब हम इतने हमारे ओवरहेड आ जाएंगे, एस्टिमेशन होता है हमारा ये। लेकिन होता क्या है कि जो एक्चुअली क्या आता है, जो ये तो हमारा स्टैंडर्ड है। ओके, 1000 हमारा स्टैंडर्ड, लेकिन जो एक्चुअल आता है वो आता है 800। तो इसका मतलब क्या होगा, हमने ओवर अप्लाइड कर दिया। एक्चुअल तो आए हमारे 1800, लेकिन जो हमारे एस्टिमेशन हम लगा के चले थे 1000 लगा के चले थे, ये मीन्स हमने ओवर अप्लाइड कर दिया। ओवर अप्लाइड ओवरहेड है। लेकिन अगर इन केस ऐसा होता है कि जो हमारे अंडर अप्लाइड कब करेंगे, जब हम एस्टिमेट लगा के चल रहे हैं 1000 कि हमारे ओवरहेड 1000 से ज़्यादा नहीं आएंगे, हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं, लेकिन आ जाते हैं 1100, तो इसका मतलब हमने अंडर अप्लाइड किया। जो हमारे स्टैंडर्ड हैं उनको हमने अंडर अप्लाइड किया, एक्चुअली हमारे ज़्यादा आए। तो इन केस जब ऐसा होता है, अंडर अप्लाइड में क्या होता है कि जो हमारे अप्लाइड ओवरहेड हो तो लेस देन होते एक्चुअल से, और इस केस के अंदर हमारा जो बैलेंस हो तो डेबिट हो जाता है। तो क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे ओवरहेड होते हैं उनको कहाँ पे लेकर जाते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, वो अपोर्शन मतलब जो रेशियो में, किस रेशियो में बट जाते हैं, वो कहाँ पे ट्रीट होते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड एप्लीकेबल टू इन्वेंट्री। अगर हम बात कर देते हैं अंडर अप्लाइड की, तो हमारी एंट्री क्या होगी इसके अंदर? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। या अगर कॉस्ट ऑफ गुड, जब अगर हमें रेशियो नहीं दे रखा तो केवल हमारे जो ट्रीटमेंट होगी वो एडजस्टमेंट चली जाएगी ओनली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। लेकिन अगर दे रखा है रेशियो, तो हम क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस में भी दे देंगे, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, फिनिश्ड गुड्स डेबिट, और हमारे जो होते वर्क इन प्रोसेस उसको भी डेबिट कर देंगे, एंड टू क्रेडिट किसको करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को। ठीक है, इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है 132, क्रेडिट एंड कलेक्शन कॉस्ट इज एन आइटम ऑफ। जो हमारे क्रेडिट एंड कलेक्शन कॉस्ट होती है किससे रिलेटेड होती है? सेलिंग ओवरहेड से, सेलिंग से, ऑफिस ओवरहेड से, प्राइम कॉस्ट से, या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जो हमारे बिजनेस होता है उसके अंदर हम कुछ जो फिनिश्ड गुड होते हैं, माल होता है, क्या कर देते हैं हम उसके ऊपर क्रेडिट पे दे देते हैं।
मतलब कह सकते हैं हम डेटर बना लेते हैं, हमारे डेट बढ़ जाते हैं। तो अगर उनको हम इन फ्यूचर उनको कलेक्ट करते हैं हमारे डेटर्स को, ठीक है, तो हमें उस पर क्या आती है, खर्चा आता है। तो किस में आता है, हमारा सेलिंग ओवरहेड में। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। दैट इज 133। वेयर हाउसिंग कॉस्ट इज एन आइटम ऑफ, जो हमारी वेयर हाउसिंग कॉस्ट होती है वो कैसी आइटम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारी देखो वेयर हाउसिंग कॉस्ट एक्चुअली होती क्या है, जब चाहे रिटेलर हैं, हमारा होलसेलर है या फिर मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर क्या करते हैं वो लोग, उनके जो वर्क इन प्रोसेस में होती है, रॉ मटेरियल होता है या फिर फिनिश्ड गुड होते हैं, वो उनको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं किसके अंदर, वेयर हाउस के अंदर, ठीक है। तो उसका क्या करते हैं, वो कहाँ पे जाते हैं एक्चुअली, वो लास्ट में उनको पहुँचाने होते हैं कस्टमर तक, होलसेलर तक या रिटेलर तक। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली इसको हैंडल करने में या डिस्ट्रीब्यूशन में जो कॉस्ट आती है वो वेयर हाउसिंग से रिलेटेड होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है वो कहाँ, जो हमारे ये वेयर हाउसिंग कॉस्ट होती है कहाँ पे इंक्लूड की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 134। इन डैश ईच जॉब इज अ कॉस्ट यूनिट टू विच ऑल कॉस्ट आर असाइंड। इसमें कह रहा है कौन सी कॉस्ट होगी जिसके अंदर जितनी भी जॉब होंगी उसके अंदर रिलेटेड वो एक कॉस्ट यूनिट पे होंगे, बेस होंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारी जॉब कॉस्टिंग होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एवरी जो ईच एंड एवरी जॉब होती है उसकी एक पर्टिकुलर कॉस्ट लगा देते हैं। क्योंकि जो हमारी जॉब कॉस्टिंग होती है एक तरह से शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, ठीक है, मतलब स्मॉल प्रोसेस होता है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिशियन है या प्रेस प्रिंटिंग का काम है, या मान लीजिए आप एक सूट बनवाने के लिए टेलर के पास जाते हो, बुटीक के पास जाते हो, अपना सूट दे देते हो और कह देते हो कि मेरा ये सूट बना दीजिए, ठीक है, और आप पर्टिकुलर जो आपका मेजरमेंट है वो दे देते हो, अपना जो भी आपको रॉ मटेरियल जो कपड़ा था वो दे देते हो और आप उसको बताते हो कि भाई इस तरह से कस्टमाइज़ करना है इसको। तो एक क्या है, स्मॉल प्रोसेस का, छोटे मतलब स्मॉल नेचर का, आपने कोई जॉब किसी को दे दिया और उसने उसका ओवरऑल बता दिया भाई इसके अंदर ये वाला, मतलब उसके अंदर जो भी डेकोरेशन, जो भी क्या बोलते हैं वो, जो भी लेसिस वेसिस लगेंगे और जो इसका नैक वैक जो भी बनेगा उसके अकॉर्डिंग वो उसका प्राइस बता देता है कि इसके अंदर आप अगर आप ये सब लेते हो, इसके अंदर ये सब करवाते हो, कस्टमाइज़ करवाते हो, इस तरह से डिज़ाइन करवाते हो, तो ये कॉस्ट आएगी। तो उसको कहते हैं जॉब कॉस्टिंग। 135। मटेरियल कॉस्ट ऑफ ईच जॉब आर डिटरमाइंड फ्रॉम, जो हमारी मटेरियल कॉस्ट होती है उसकी ईच जॉब आर डिटरमाइंड फ्रॉम। मटेरियल कॉस्ट एक्चुअली कहाँ से डिटरमाइन की जाती है, कहाँ से पता चलेगी उसकी कॉस्ट का, मटेरियल कॉस्ट की, हम मटेरियल कॉस्ट की कॉस्ट को कहाँ से पता कर सकते हैं, कहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स, सेकंड है बिल ऑफ मटेरियल, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन तो होगा इसका बोथ ए एंड बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स होता क्या है। देखिए, जिस डिपार्टमेंट को अगर मटेरियल की ज़रूरत है वो क्या करेगा, वो एक रिक्विजिशन नोट को इशू करेगा, एक वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो जिसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, ठीक है, वो उसको नोट को दे देगा और ये किसके पास जाएगा फिर, ये स्टोर कीपर के पास, जिसके पास अथॉरिटी है माल को इशू करने की। और वो जो अथॉरिटी वाला बंदा है वो क्या करेगा, इसने इसको दे दिया कि हमें इसकी ज़रूरत है, जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला कि हमें इस रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। अब ये जो जिसके पास रिक्विजिशन है, जिसके पास अथॉरिटी है इशू करने की, वो एक बिल ऑफ मटेरियल देगा, मतलब जो मटेरियल था जो उसका बिल था वो साथ में हैंड ओवर कर देगा, उस डिपार्टमेंट में वो पहुंचा देगा। तो इसमें क्या हो, मतलब इशू कर देगा। तो ये दोनों ही, इन दोनों से ही क्या पता चलेगा हमें, मटेरियल ऑफ कॉस्ट की मटेरियल की कॉस्ट का हम डिटरमाइन कर सकते हैं। 136। प्रिंटर्स यूज़ डैश कॉस्टिंग, जो हमारे प्रिंटर्स होते हैं कौन सी कॉस्टिंग होती है, प्रोसेस, बैच, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा थोड़ा हम पहले पता कर लेते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कई तरह के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोसेस से या सेम एक्टिविटीज़ से गुजरेगा। तो उसमें क्या होगा, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट स्टेजेस से जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, और जितने भी स्टेजेस पे वो जाएगा उतने स्टेजेस पे उनकी पर्टिकुलर उनकी कॉस्ट भी डिटरमाइन होगी। मतलब एवरी, जब वो एक पे जाता है तो उसकी कॉस्ट, सेकंड पे जाता है तो मतलब उसके अंदर वैल्यू भी ऐड होती जाएगी और उसकी कॉस्ट भी डिटरमाइन होती जाए। मतलब एक पर्टिकुलर जितने स्टेजेस आएंगे पर्टिकुलर स्टेज पे उसकी कॉस्ट डिटरमाइन की जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं बैच कॉस्टिंग की। बैच कॉस्टिंग क्या होती है, बैच कॉस्टिंग में क्या होता है कि एक पूरा बैच होता है, ठीक है, मतलब पूरा बैच लेके चलते हैं इसके अंदर। और जैसे कि हमारी मैं एग्जांपल देती हूँ,
मतलब एक सिमिलर नेचर के जो प्रोडक्ट निकलते हैं एक ही प्रोसेस के अंदर, उसको बैच कॉस्टिंग कहते हैं। बैच कॉस्टिंग में लाइक जैसे कि आपकी बिस्किट फैक्ट्री है या फिर फार्मास्यूटिकल है, वो ऐसा तो नहीं है कि आप कहो कि भाई मेरे को सिर्फ एक बिस्किट दे दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। उनको तो वही पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। सिर्फ एक बिस्किट तो मतलब प्रोड्यूस करेंगे नहीं। तो अगर आप ऑर्डर भी देते हो तो उनका पूरा एक लोट निकलता है, एक पूरा बैच निकलता है कि उसमें जैसे पूरा मटेरियल डालकर उन्होंने जो बनाया, उस बैच के अंदर जो जितने भी बिस्किट निकलेंगे, जो 1000 हो या 2000 हो 5000 हो, जितने भी निकलेंगे वो एक बैच माना जाएगा। जैसे कि आप कुछ खरीदने जाते हो, जैसे मेडिसिन होती है, आप टैबलेट्स लेने जाते हो, टैबलेट्स ऐसा तो नहीं होगा कि आप कहोगे, जाकर कहोगे कि भाई मुझे एक टैबलेट दे दो, ये ऐसी बना के ये रसायन डाल दो इसके अंदर, मतलब केमिकल्स डाल दो और मुझे ये पर्टिकुलर एक टैबलेट बना के दे दो। ऐसा नहीं हो सकता। पूरा लोट निकलता है, पूरा बैच निकलता है ना। वो एक बार ही मिलाते हैं उसको मशीनों से, जैसे निकालते हैं उसकी पूरी पैकिंग वगैरह होती है, रैपिंग होती है, तो एक बार निकलता है। तो मतलब सिमिलर एक्टिविटी से, ठीक है, क्या होगा, सिमिलर एक्टिविटी से जो प्रोडक्ट निकलता है उसको क्या कहते हैं, बैच कॉस्टिंग। ओके, मतलब जो हमारे एक ही प्रोसेस में बनी हुई चीज़ होती हैं वो हज़ारों में होती है, ओके, वो आती है हमारी बैच कॉस्टिंग में। मतलब एक चीज़ नहीं बनती और सिर्फ एक बिस्किट नहीं बनेगा या एक टैबलेट नहीं बनेगी, वो पूरा लोट ही निकलेगा। ओके, वो होती है हमारी बैच कॉस्टिंग। नेक्स्ट हमारा है जॉब। जॉब क्या होती है, ये एक शॉर्ट स्मॉल नेचर के लिए होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आपको कि भाई जैसे कि आप मान लीजिए किसी प्लम्बर को बुलाते हो, आप उसको बता दें कि प्लम्बर को बता दें कि ये नल हमारे ख़राब है, ये टैंकी में ये प्रॉब्लम है, आप को ये काम करना है, तो सारी बताएगा कि इसके अंदर खर्चा क्या आएगा, कितने नल आएंगे, ठीक है, फिर मैं कितने लूँगा, या किसी और को मेरे को हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो कितने लेगा। तो एक एक आइटम की वो बताएगा कि इस पर मान लो नल खरीदा, फिटिंग खरीदी, जिस पर जितना खर्चा है वो एक एक चीज़ की बता के कॉस्ट, और फिर लास्ट में एक्यूमुलेटेड जो कॉस्ट होगी वो बता देगा कि पूरा खर्चा आपका इस जो आप जॉब चाहते हो करना, कंप्लीट करवाना चाहते हो, इस पूरे जॉब के अंदर ये खर्चा आएगा। समझ गए। ये स्मॉल नेचर का होता है। जैसे कि आपने कोई आपने प्रिंटिंग प्रेस में गए, प्रिंटिंग प्रेस में जाके आपने कहा कि भाई मेरी बुक छाप दीजिए, है ना। या फिर एक और एग्जांपल है, शादी के कार्ड हैं, ठीक है, आप जाओगे अपना पर्टिकुलर बताओगे मुझे इस डिज़ाइन का ये चाहिए, फिर वो बताएगा प्रिंटिंग वाला कि भाई इस कार्ड के लिए ये इतनी कॉस्ट आएगी। जैसे वो बहुत सारे सैंपल्स दिखा देता है ना, तो शादी का जो कार्ड होता है उसके अंदर बहुत सारे सैंपल्स होते हैं, जो इंक होती है, वो क्वालिटी होती है उस पेज की, जो कार्ड की, उसके अकॉर्डिंग सभी की कॉस्ट अलग अलग होती है, और फिर उसके अंदर वो टोटल बताता है कि भाई टोटल इसका खर्चा ये आएगा। तो एक कह देते हैं कि वो जॉब कॉस्टिंग है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लाइक मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट जो हम मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग बना, अपना घर बनवाना है, तो आप क्या करते हो, आप कहते हो ना, ठेकेदार को बुलाते हो और कहते हो भाई ये आप कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, और वो कह देगा कि भाई आपको ये मटेरियल की ज़रूरत है, ये सामान की ज़रूरत है, इतना पैसा लगेगा। क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो स्मॉल नेचर के नहीं होते, वो 2 से 3 साल। जैसे कि आप डैम बनवा लेते हो, जो सिविल के जो होते हैं, रोड मैन्युफैक्चरिंग का काम है, या फिर आपके जो हॉस्पिटल बड़े बड़े बनते हैं, या फिर मेट्रो स्टेशंस बनते हैं, वो किस पर बनते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनते हैं, है ना। तो वो कई सालों तक चलते हैं, और उनकी एवरी ईयर उनकी एक P&L अकाउंट बनता है पर्टिकुलरली, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जैसे उसका डेबिट और क्रेडिट होता है, एक साइड वो अपने जो भी खर्चे होते हैं, वो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है एक साइड अपने खर्चे लगा के चलती है, और एक साइड अपना वर्क इन प्रोसेस का सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड जो एक साइड क्रेडिट साइड में वो पूरा मतलब बना के, और फिर वो मतलब एवरी ईयर अपना लगाते रहते हैं उनको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो किस में आता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। चलिए, अच्छा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्रिंटिंग में जो काम होता है वो जॉब कॉस्टिंग होती है। चलिए नेक्स्ट है 137, ईच जॉब हैज़ अ डैश प्रिपेयर्ड फॉर इट दैट बेयर द जॉब नंबर एंड विच इज़ यूज टू कलेक्ट ऑल कोस्ट डाटा रिलेटिंग टू जॉब। मैंने इसका आंसर हालांकि हाईलाइट कर रखा है। आप देखिए, ईच जॉब हैज़ अ डैश प्रिपेयर्ड, एक जॉब कार्ड होता है, एक जॉब शीट होती है, हम यूँ कह सकते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है वो क्या करती है, पहले से एक शीट बना लेती है, ठीक है, ये एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है, आप कह सकते हो यहाँ पे। इसके ऊपर जितने भी जो एक पर्टिकुलर जॉब हुई है, जो मैन्युफैक्चरिंग में जो जॉब हुई है उसकी सारी डिटेल होंगी। भाई एक जॉब का नंबर क्या है, जॉब का नेम क्या है, कौन सी डेट को ये स्टार्ट हुई, कब ये फिनिश हुई, इसके अंदर कितने लेबर लगे, उनकी कॉस्ट क्या थी, मतलब पूरी समरी इसके इस जॉब कार्ड के ऊपर
सब कुछ लिखा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, जॉब कोस्ट कार्ड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ 138। एन ऑटोमोबाइल सर्विस यूनिट यूजेज कोस्टिंग। जो ऑटोमोबाइल सर्विस है वो कौन सी कोस्टिंग यूनिट यूज़ करता है, स्पेसिफिक ऑर्डर, बैच, जॉब या कॉन्ट्रैक्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो ऑटोमोबाइल सर्विस है उसके अंदर जॉब कोस्टिंग यूज़ की जाती है। आप जो एक गाड़ी लेने जाते हो ना, तो आपने बता दिया कि भाई मुझे बेसिक चाहिए या फिर मुझे एडवांस चाहिए, तो एक तरह से पूरी वो निकल के जो आती है वो आपकी एक पर्टिकुलर जॉब होती है, उसके अंदर टायर वायर जो भी लगते हैं, छोटी छोटी कोस्ट लगा के पूरी गाड़ी की कोस्ट आपको बता दी जाती है, और आप उसको पे करते हो या फिर आपको उसको क्रेडिट पे लेते हो और आप अपने घर पे ले आते हो। दैट इज़ जॉब कॉस्टिंग। आप यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे कोई बैच कॉस्टिंग नहीं कर रहे, इस कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पे आपकी जॉब कॉस्टिंग हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 139। वेर द वर्क इज अंडरटेकन टू कस्टमर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स एंड ईच ऑर्डर इज ऑफ कंपेरेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन, इट इज़ कॉल्ड डैश कॉस्टिंग। तो जैसे कि मैंने बताया, जैसे मैंने सबके बारे में बता दिया आपको, एक ऑपरेशन रह रहा है आपका। ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन कॉस्टिंग वो होती है जिसके अंदर भाई कोई प्रोडक्ट एक से ज़्यादा तरीके से फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सॉरी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, उसके पास कपड़ा आया, उसके अंदर ऑपरेशंस कैसे हो भाई, सिमिलर एक्टिविटीज़ को, जैसे सिमिलर एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी, स्टिचिंग का काम है, कटिंग का काम, वो सिमिलर एक्टिविटीज़ है, लेकिन उसी कपड़े से वो जेंट्स की भी सूट्स बना रहे हैं, लेडीज़ की बना रहे हैं और बच्चों की बना रहे हैं, तो वो क्या होगा, ऑपरेशन। समझ गए, ऑपरेशन कॉस्टिंग, वहाँ पे ऑपरेशन कॉस्टिंग यूज़ की जाएगी, क्योंकि जो इसके अंदर अलग अलग तो मटेरियल होगा लेकिन जो एक्टिविटीज़ होंगी वो सिमिलर होंगी ऑलमोस्ट, चाहे स्टिचिंग में है या फिर कोई अदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके अलावा जो आप अब दूसरा ले सकते हो एग्जाम्पल, लाइक ज्वेलरी का, ज्वेलरी मेकर है, ज्वेलरी मेकर वही साँचे वही सब कुछ होता है, वैसे ही वो गोल्ड को मेल्ट करके उसके अंदर बस थोड़ा सा उसके अंदर क्या चेंज करते हैं वो लोग, एक्टिविटीज सिमिलर होती है, बस जो कैरेट वैरेट होता है वो थोड़ा सा इधर उधर कर देते, कम ज़्यादा कर देते और आपको ज्वेलरी बना के दे देते हैं, तो वो क्या होगा आपका ऑपरेशन कॉस्टिंग। गॉट इट। सिर्फ यही नहीं बताया था मैंने, बैच बता दिया, आउटपुट बताया, जो लास्ट में रिजल्ट निकलता है वो है, लेकिन ये जो कह रहा है इसका आंसर होगा जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है कि कस्टमर को स्पेशल रिक्वायरमेंट के ऊपर कोई जो काम किया जाता है और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, मैंने आपसे पता एक प्लम्बर का काम बताया, एक आपने सूट स्टिचिंग का बताया कि आप जाते हो टेलर के पास बता देते हो मेरा ये सूट ऐसे है, ऐसा मेजरमेंट है इसका और इस तरह का डिज़ाइन बनाना है, तो आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट के ऊपर आपका सूट रेडी करके देता है, वो एक पर्टिकुलर जॉब है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 140। इकोनॉमिक बैच quantity is an important point to be determined in industries where डैश कोस्टिंग इज एम्प्लॉयड। सबसे पहले आप नाम से ही इन्होंने बता दिया इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या होती है, एक तरह से कह सकते हो, एक मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी, है ना, प्रोडक्शन हो रही है, आपको इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी लेनी है। ओके, मतलब उसकी कोस्ट, जो बैच एक बार में एक बैच बनाते हो आप, तो आप चाहते हो कि उसके ऊपर आप जो मेज़र करोगे, जो मेज़र कर रहे हो, आप डिटरमाइन कर रहे हो कि क्वांटिटी की जो यूनिट है उसकी जो कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है या टोटल कॉस्ट है, वो मिनिमम आनी चाहिए। तो आप कौन सा टेक्निक यूज़ करते हो, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी मेथड। ओके, तो ये किस में आता है, ये बैच में आता है, तो ये है राइट ऑप्शन इसका बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 141। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन डैश एंड डैश कोस्ट। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है, ये जो हम मेथड है, जो कौन सा फॉर्मूला लगा के इसको यूज़ करते हैं कि भाई जो हमारी बैच कोस्टिंग जहाँ पर लगा रहे हैं उसके अंदर जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, तो मतलब इकोनॉमिक चाहते हैं हम अपनी बैच क्वांटिटी है उसके अंदर हम इकोनॉमिक चाहते हैं, तो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम लोग, किस पर डिपेंड करता है एक्चुअली, तो माय डियर फ्रेंड्स वो होता है सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं, अंडर रूट 2AO अपॉन सी। यहाँ पे जो अंडरूट करके जो फॉर्मूला निकलता है, ए का मीन्स यहाँ पे है सेटअप कॉस्ट, ये जो हमारी है ये है ए सेटअप कॉस्ट, सी होती है हमारी कैरिंग कॉस्ट और ओ क्या होता है यहाँ पर आप कह सकते हो डिमांड ऑफ कंपोनेंट इन अ ईयर, भाई जितनी कंपोनेंट की ज़रूरत है
जितनी भी बैच की मान लो बिस्किट की जितनी कितनी डिमांड आई, वो डिमांड उस कंपोनेंट की डिमांड इन अ ईयर वो आपकी क्या होती है, ये इसका फॉर्मूला है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का। ओके, और किसके ऊपर डिपेंड करता है ये, सेटअप कॉस्ट पे और कैरिंग पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 142। द डैश कॉस्टिंग इज अप्लाइड when a quantity of similar and identical products are manufactured together as a one job। जब आपकी बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ सिमिलर एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट, देखो जॉब कॉस्टिंग में आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं होते। आपकी डिमांड एक सूट बनवाने की अलग होगी, कोई आपका फ्रेंड आपके साथ गया और उसने अपना मेजरमेंट दिया है, उसने अपना अलग डिज़ाइन बताया है कि मेरे को ये इस तरह का सूट चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है वो आइडेंटिकल या सिमिलर नहीं हो सकते, सिमिलर क्वांटिटी नहीं हो सकती। लेकिन सिमिलर क्वांटिटी किस में होती है, सिमिलर क्वांटिटी तो बैच में। बैच में कैसे होती है, आपका बिस्किट है, बिस्किट आइडेंटिकल प्रोडक्ट ही होते हैं, या दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती है, वो भी आइडेंटिकल होती हैं, है ना। तो वो क्या होती है, सिमिलर है, क्वांटिटी सिमिलर एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स वो किस में आते हैं, बैच में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 143। द लॉस इनकर्ड ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रांसफर्ड टू। एक लॉस इनकर हुआ है, भाई कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मान लीजिए जैसे होता है ना कि भाई इतने टाइम में इतना परसेंटेज हम अपना काम कंप्लीट कर देंगे, और वो नहीं होता है, तो जो लॉस होता है वो कहाँ जाता है, ये बता रहा है वो। तो कहाँ पे जाता है, कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कोस्टिंग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या P&L अकाउंट में, या ट्रेडिंग अकाउंट में, या डेफर्ड टू नेक्स्ट ईयर। तो माय डिफरेंस देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग होती है उसके अंदर एक P&L अकाउंट अलग से बनता है, तो किस में जाता है, क्योंकि कई सालों तक चलता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि करंट ईयर में जो आपने दिया वो वाला सिस्टम नहीं है, ये 4-5 साल तक 10 साल तक इस तरह से चलता है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट लेते हो आप, कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, तो उसके लिए आपको अलग से P&L अकाउंट बना पड़ता है, किसको, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को। जैसे कि मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है, मैं बड़े बड़े डैम बनाती हूँ, मतलब जैसे आप देखते हो आपके हाईवे, दिल्ली में इतने सारे हाईवे बने हुए हैं, फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, या फिर डैम्स बने हुए हैं, हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है, वो किस बेसिस पे बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनते हैं, और वो कोई एक ईयर का काम नहीं है। उसके लिए आपको वो जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है वो अपना P&L अकाउंट बना के चलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 144। ओ सॉरी, ओके। when the completion stage of contract is more than half, एक कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मोर देन हाफ कंप्लीट हो गया है, देन द प्रॉफिट टू बी क्रेडिट, मान ली भाई जिसका काम उसने कंप्लीट किया उससे कुछ प्रॉफिट मिला उसको, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को। अब ये प्रॉफिट टू बी क्रेडिट टू P&L अकाउंट, अब वो P&L अकाउंट में कितना अमाउंट डालेगा वो किस पर डिपेंड करता है, इक्वल टू। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे रखा है कि जो अगर वो मोर देन हाफ हो जाता है, ठीक है, तो किस पे जाएगा वो, 2/3 ऑफ नोशन प्रॉफिट, या कह सकते हैं प्रॉफिट अर्न, जो उसने प्रॉफिट अर्न किया है 2/3, उसका 2/3 पार्ट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ये तो किस पे बेसिस होता है, अगर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है मोर देन 50% हो गया है। अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है अभी 25% है, मतलब लेस देन 25% कंप्लीट हुआ है, तो उसके वो जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है वो P&L अकाउंट में कुछ नहीं डालेगी। ओके, लेकिन अगर वो 25 से और 50 के बीच में हो जाता है तो उसका आएगा 1/3, मतलब 1/3 उसमें ट्रांसफ़र कर देगी P&L अकाउंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ 145। एज यू कैन सी, when the completion stage of contract is less than 1/4, मैंने अभी आपको बताया, चलो फिर भी इसको रीड कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर टू डैश अकाउंट। अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी लेस देन 1/4 है, मतलब आप कह सकते हो लेस देन 25%, अभी उसका 25% भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका लेस देन है। टोटल एक्सपेंडिचर P&L में तो डालेगी नहीं, तो उसका एक्सपेंडिचर जो आएगा वो कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी से वर्क इन प्रोसेस में, P&L अकाउंट में, मिसलेनियस में, नन ऑफ दिस। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो जाता है, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो जाता है किसमें, वर्क इन प्रोसेस में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंपनी बहुत सारे खर्चे कर रही है ना, वो खुद ही तो करती है, ऐसा थोड़ी सरकार देगी उसको, सिविल वाले देंगे कि भाई ये तो मटेरियल है ये ले, वो तो पैसे दे देते हैं और वो अपने मटेरियल और अपना सामान खुद लेकर आता है, लेबर वगैरह उसके पास खुद की होती है। ओके, तभी उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है।
तो किस में जाएगा ये? वर्क इन प्रोसेस में। जस्ट होल्ड ऑन। 146, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन डैश ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देन नो प्रॉफिट शुड बी टेकन टू P&L अकाउंट। वो कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कोई भी P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता। तो मैं डिफरेंस, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट है लेस देन 25% अगर कंप्लीट हुआ है तो उसमें उस सिचुएशन के अंदर P&L अकाउंट में कोई अमाउंट नहीं जाती है। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 147। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज नॉट यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। वो पूछ रहा है कि वो कौन सा है इनमें से जिनमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज़ नहीं होती है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जैसे ही माइंड में आपको पता चल गया, बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो 1 साल के नहीं होते, थोड़े बड़े नेचर के होते हैं, है ना, टाइम ड्यूरेशन उसके अंदर ज़्यादा होती है। तो कौन से होंगे? शिपिंग, बिल्डिंग, सिविल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। देखो, सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन, जो बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में ही आते हैं। लेकिन ऑटोमोबाइल हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, वो किसका पार्ट है? जॉब कॉस्टिंग का। चलिए, मतलब ये वाला इसके अंदर नोट पूछा है ना, तो नोट में आएगा ऑटोमोबाइल्स। ये सब तो आपके कॉन्ट्रैक्ट से बेसिस हैं, ऑल 3। लेकिन ऑटोमोबाइल जॉब कॉस्टिंग, मतलब ऑटोमोबाइल्स में जॉब कॉस्टिंग यूज़ की जाती है। द सम ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड अपीयरिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज कॉल्ड। जो सम मतलब टोटल होता है सर्टिफाइड का, अनसर्टिफाइड किस में? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के कहाँ पे ये अपीयर होता है? वर्क इन प्रोसेस में, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोसेस, या वर्क कंप्लीटेड, या वर्क डन। तो ये बताना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सबसे पहले ये देखो कि ये वर्क सर्टिफाइड क्या होता है और अनसर्टिफाइड होता क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट मिला कंपनी को, ठीक है, उस केस में वो क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए उसको पता, एक ऐसे हुआ कि एक स्टोरी बनाने के बाद कहेंगे कि भाई 25% आपका कंप्लीट हो गया, और उसको बता दिया कि भाई 25 कंप्लीट होते ही आपको 2 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे। गोट इट। अब ये 25 जैसे जैसे मान लीजिए उसने फर्स्ट मंजिल की उसने क्या डाल दी, फर्स्ट स्टोरी की उसने लेंटर डाल दिया, ओके, और सेकंड की बिल्डिंग स्टार्ट कर दी उसने, मतलब दीवारें स्टार्ट कर दी। अब क्या करेगा वो, भाई जो इंजीनियर होगा या फिर उनके जो मालिक होगा उसको बुलाएगा, आओ भाई देख के चले जाओ, मैंने 25% कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि उसको भी तो पैसे चाहिए ना, वो भी तो पैसे लगाने लग रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है वो भी तो पैसे लगा रही है, रॉ मटेरियल पे, लेबर के ऊपर, जो सामान आ रहा है उसके ऊपर, है ना। तो अब इसको पैसे चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसको दिखाएगा, ये वाला जो लेंटर डल गया इसको आएगा, वो इंस्पेक्ट करेगा पूरा कि भाई मेरा इतना जैसा मैंने बोला था वैसा काम किया या नहीं किया। गॉट इट। अगर उसको लगता है कि यस हो चुका है तो वो क्या हो गया, सर्टिफाइड। लेकिन ये जो है इसके अंदर भी तो इसने माल लगाया है, ये भी तो काम चलने लग रहा है इसके ऊपर, ये हो गया अनसर्टिफाइड, मतलब बना तो दिया लेकिन भाई अनसर्टिफाइड है। और जो नीचे का है ये यहाँ तक, ये है आपका सर्टिफाइड। गॉट इट। तो कह रहा है, इसमें पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि सम जो इनका टोटल होता है सर्टिफाइड का और अनसर्टिफाइड का कहाँ पर दिखाया जाता है। तो माय डिफरेंस, जैसे कि आप देख सकते हो P&L अकाउंट जो बनता है कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का, इधर डेबिट होता है और इधर क्रेडिट होता है। गॉट इट। और यहाँ पे होता है वर्क इन प्रोसेस, और यहाँ पे नीचे होता है सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड। ओके, यहाँ पे दिखाया जाता है। तो ये कहाँ पर है, क्रेडिट साइड में, वर्क इन प्रोग्रेस में। गॉट इट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए, वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि अभी वर्क चल ही रहा है उसके ऊपर, अभी सर्टिफाइड नहीं हुआ है, वो अनसर्टिफाइड है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 149, डैश इज द मोस्ट सूटेबल मेथड इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कौन सा कॉस्टिंग मेथड यूज़ किया जाता है, ये पूछ रहा है। ऑपरेशन, सर्विस, प्रोसेस कॉस्टिंग या जॉब कॉस्टिंग। ऑपरेशन मैंने बता दिया आपको, सारे बता रखे हैं, एक्चुअली ओनली रह रही है आपकी सर्विस कॉस्टिंग। देखिए, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, वो आपको क्या देती है, सर्विस देती है। आप क्या करते हो, आप किसी बस में या फिर ऑटो में या फिर यू कैन से आप मेट्रो में बैठ के चले जाते हो। गोट इट। एक जगह से दूसरी जगह पे मेट्रो जाके आपको उतार देती है।
तो वहाँ पे आपको उसने उसको सर्विस दी, आपने टिकट ली, आपने टोकन लिया, आपने पेमेंट की और आप उसमें बैठे और एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए। ऐसा तो नहीं कि आपने टिकट लिया और मेट्रो खरीद के अपने घर ले आए, ऐसा तो नहीं है। अब दूसरी जो चीज़ें होती है जो सर्विस वाली नहीं होती, जो गुड्स वाली होती है, गुड्स वाली होती हैं, उसमें क्या करते हो आप सामान लेने मतलब जाते हो मार्केट में, पैसे देते हो और आपके पास सामान आ जाता है, गॉट इट। लेकिन सर्विस मार्केट में क्या करते हो आप सिर्फ सर्विस को, आप ओनली सर्विस ले रहे हो, गॉट इट। तो क्या है यहाँ पर क्या है, हम ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो सर्विस कोस्टिंग यूज़ करती है। फाइन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 150 रूम डे इज द कोस्ट यूनिट यूज्ड इन, होटल में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, या नन ऑफ दिस। जो रूम होते हैं या डेज होते हैं, पर डे होता है, एक रूम को पर डे हम लेते हैं, कौन यूज़ करता है कोस्ट, मतलब एक रूम का कोस्ट यूनिट आप कह सकते हो, कौन यूज़ करता है, ऑब्वियस सी बात है होटल यूज़ करते हैं। आप कहीं जाते हो आपको बताते हैं ना पर डे का आपको ये रेंट पड़ेगा, है ना, पर डे रूम आपका ये प्राइस पड़ेगी, ये कॉस्ट पड़ेगी। तो वहाँ पे कौन सी होती है, रूम पर डे इज़ द कोस्ट यूनिट, कहाँ पे, होटल्स में यूज़ की जाती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 151 मेंटेनेंस चार्जेस आर इन द नेचर ऑफ डैश एक्सपेंसेस, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, नन ऑफ दिस। मेंटेनेंस चार्जेस कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते, वेरिएबल होते, फिक्स तो हो नहीं सकते। मेंटेनेंस आप क्या होगा, मान लीजिए आपकी बिल्डिंग में भी है, कब पता नहीं, आपको पता ही नहीं चलता कब कुछ भी खराब हो जाए, है ना, आप मेंटेनेंस के लिए बुला लेते हो। लेकिन जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो, उसको ये तो पता है कि भाई हाँ, जैसे वो अपनी हिस्ट्री से लगा के या यूँ देख ले कि भाई हमारी बिल्डिंग के अंदर रिपेयर होता रहता है, इस टाइम पे ऐसा कुछ हो जाएगा तो ऐसे, तो एक तरह से थोड़ा बहुत तो उसके अंदर फिक्स नेचर होता है, फिक्स्ड नेचर होता है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल का तो मतलब है जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, वो वेरिएबल्स होते हैं। बट नहीं, ये जो होता है मेंटेनेंस चार्जेस होता है, उसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, गॉट इट। तो ये एक तरह से सेमी वेरिएबल नेचर का है, मतलब इसमें थोड़ा तो इसका नेचर फिक्स्ड है और कुछ हल्का सा वेरिएबल है कि भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। 152 इन द ट्रांसपोर्ट कोस्टिंग डैश चार्जेस वेरी हो रहा है, मोर और लेस इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू किलोमीटर्स रन, रनिंग में पेट्रोल, ड्राइवर सैलरी या टैक्स। जो हमारी ट्रांसपोर्ट कोस्टिंग होती है वो किसके ऊपर बेसिस होती है, भाई देखो एक ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है, वो अगर कोस्ट लगाती है तो किस बेसिस पे लगाती है, ऑब्वियस सी बात है जो गाड़ी जो है उसके पास वो जिस जैसे रन कर रही है पर किलोमीटर के हिसाब से उसी पर तो कॉस्ट लगाएगी, है ना। मान लीजिए हम कोई गाड़ी, हम ये नहीं कह देते हैं कि भाई ये गाड़ी इतनी चली है, जैसे हमारे पास जो गाड़ी है हम उसको ऐसे कह देते हैं ये गाड़ी इतने किलोमीटर चली है, 10 किलोमीटर चली है, 50, 1 लाख, इस तरह से बोल देते हैं, राइट। और अब इसकी सर्विस की ज़रूरत है, ऐसी चीज़ें होती हैं ना हमारे साथ भी, तो उसके रनिंग पे है ना, रनिंग चार्जेस पे वेरी करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे है आपके सामने 153 सर्विस कोस्टिंग इज कोल्ड एज, जो आपकी सर्विस कोस्टिंग है उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए ऑपरेशन कोस्टिंग, ऑपरेटिंग कोस्टिंग, मल्टीपल कोस्टिंग, या नन ऑफ दिस। देखो ऑपरेशन कोस्टिंग तो मैंने बता दी आपको, एग्जाम्पल दिया था वो कपड़े वाला कि सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर भाई वही सेम रॉ मटेरियल होता है, उसके अंदर आप लेडीज़ के बना देते हो, मतलब एक्टिविटीज सेम होती है, रॉ मटेरियल आ रहा है, आप उसके अंदर वही मशीनें होती हैं, कुछ गारमेंट्स बनते हैं, लेडीज़ के बन गए, बच्चों के बन गए, जेंट्स के बन गए, है ना, तो वो हो गई आपकी ऑपरेशन कोस्टिंग। लेकिन जो ऑपरेटिंग कोस्टिंग है इसका नाम सर्विस कोस्टिंग है, सर्विस कोस्टिंग का नाम एक ऑपरेटिंग कोस्टिंग है, गॉट इट। तो राइट ऑप्शन होगा बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 154 आपके सामने है। Oh, sorry. Where are we? Where were we? Here. Okay. In electricity supply company uses as cost unit, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है वो कौन सी कोस्ट यूनिट यूज़ करती है, किलोवाट आवर पर हाउस होल्ड, वोल्टेज, या नन ऑफ दिस। अगर आपके घर में मीटर है ना, तो आप सभी के घर में है और इजीली आप इसका आंसर दे सकते हो। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए किलोवाट आवर,
जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जैसे कि आप मान लीजिए कुछ सामान लेने जाते हो, पर केजी में कुछ तोल मतलब मेज़र करवा के लेकर आते हो ना, ऐसे दूध लेके आते हो या कुछ और लेकर आते हो, लीटर में लेकर आते हो, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट होती है किस पर मेज़र की जाती है, किलोवाट आवर पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन ट्रांसपोर्टेशन कोस्टिंग अ कंपोजिट यूनिट सच एज डैश इज यूज्ड। ट्रांसपोर्टेशन कोस्टिंग में जो कंपोजिट यूनिट होती है वो एक्चुअली कौन सी होती है, क्या यूज़ की जाती है ट्रांसपोर्ट कोस्टिंग में? कंपोजिट यूनिट, पैसेंजर माइल्स, किलोमीटर और 10 किलोमीटर पर किलोमीटर, पर पैसेंजर, पर स्टॉप। बताइए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप कहीं जाते हो तो किस बेसिस पे जाते हो? आपको यही पता होता है ना कि भाई ट्रांसपोर्ट में कितने किलोमीटर की टिकट भी उसी के हिसाब से होती है ना, पर किलोमीटर के हिसाब से, है ना। तो किसके बेसिस पे है? पर किलोमीटर पे। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग होती है वो पर किलोमीटर के हिसाब से होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू लाइक्ड इट। स्टे ट्यून फॉर टुमारो वीडियो। हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हो और अपना सिलेक्शन भी सिक्योर कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। गुड लक, गुड बाय।